नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका सत्र 9 है जो कि जनवरी 27 1981 को रिकॉर्ड हुआ था। दोहराया जाता है, इस किताब के द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि उस अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। तो दोस्तों, इस सत्र में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमको कहीं दिक्कत आ रही थी, जैसे अंग्रेज़ी से पढ़ो फिर हिंदी में करो। तो ऐसे हमारे लॉ ऑफ वन के कुछ बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे लोग हैं, जिनका हम हार्दिक सही सही बोलें तो हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको हिंदी में हमें टाइप करके दिया। मतलब वो बैठे, उन्होंने खुद मेहनत की और पूरा टाइप किया, और उन्होंने कहा कि सर हम भी चाहते हैं कि, उन्होंने वैसे तो हमें सर बोलते हैं लेकिन यार हमें सर तो बुलवाना ही पसंद नहीं है, हम तो उनको भाई बहन ही मानते हैं सबको। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं ये, आप ना क्या कहते हैं, हम आपको हिंदी में टाइप करके दे रहे हैं, आप ना हिंदी में कर दो इसको। हमने कहा ठीक है, जैसे ही प्रभु की इच्छा और जैसी आपकी इच्छा। तो हम लोगों ने इसका, उन्होंने हिंदी में टाइप किया और हम लोगों ने इसको हिंदी में, जो इसका टाइप वर्जन है, अब उसके अंदर हम आपको इसको पढ़ के बताएंगे, ताकि ये आपके लिए भी ठीक रहे और एक तरीके से हमारे लिए भी ठीक रहे। तो अब ये आपको हिंदी में दिख रही होगी, ठीक है। तो उन्होंने सीधा ही सवाल से शुरू किया, परंतु जैसे कि हमेशा राह कहते हैं कि हम तुम्हारा स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। हम एक के ज्ञान को इस किताब का मुख्य भाग बनाना चाहते हैं। कभी कभी हम थोड़े अलग विषयों पर सवाल पूछते हैं, क्योंकि यह समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, पर आशा करते हैं कि जल्दी ही हम जैसे या जैसे आगे बढ़ते रहेंगे जाएंगे, वैसे वैसे बेहतर होते जाएंगे। क्या आप हमें इस किताब के प्रकाशक, पब्लिक या कह लीजिए पब्लिशर के बारे में सलाह दे सकते हैं? तो रा कहते हैं नहीं। दोस्तों, ये रा जब भी कहते हैं ना कि नहीं हम नहीं देंगे जवाब, तो उसका एक कारण होता है। उसका कारण होता है कि रा को पता है कि अगर मैंने इनको इस बारे में कुछ बताया या इनको ये कहा कि तू ऐसा कर या ऐसा ना कर, तो उन दोनों ही केस में इनकी आज़ादी का उल्लंघन है। तो जब भी डॉन ने उनसे ये पूछा क्या मैं ऐसा करूं या क्या मैं ऐसा नहीं करूं, तो रा उन्हें कभी जवाब नहीं देते। रा कह देते हैं भाई तुम देखो तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा ग्रह है, ये तुम्हारी घनत्वता है जिसमें तुम जी रहे हो अभी तीसरी घनत्वता में, तो ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। इस वजह से वो मना कर देते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या ये संभव है कि आप हमारे पिछले जन्म, पिछले अनुभव के बारे में हमें बता सकें? तो रा कहते हैं हाँ ये तो संभव है, हालांकि ये जानकारी हमें इस तरह देना होगा कि इस जन्म में इसका प्रभाव ना पड़े तथा आपकी आज़ादी का उल्लंघन ना हो। दोस्तों, ये आज़ादी का जो ये है ना, फ्री विल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस किताब का, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। क्योंकि हमको पता नहीं होता कि हमारी आज़ादी, हम दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन कर रहे हैं या हमारी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है, हमें पता नहीं चलता है। परंतु जब तक यह किताब ख़त्म होगी ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आज़ादी का उल्लंघन होता है। तो रा कहते हैं हम स्कैन करते हैं कि हमें ऐसी कोई सूचना मिले जो आपके लिए हानिकारक ना हो। हम साधारण जानकारियाँ ही आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो रा कह रहे हैं ना, स्कैन करते हैं, क्योंकि उनको आपकी पूरी ज़िंदगी का पता है, सब कुछ पता है, तो वो उसके अंदर से वो वाला हिस्सा निकाल के फिर उसमें से देख के आपको बताएंगे आपकी जितनी ज़िंदगी आपने जी हैं, उस पर्टिकुलर ज़िंदगी का हिस्सा एक बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई सामने पिक्चर सी चल रही हो, आपकी सारी ज़िंदगी होगी, उस पिक्चर में से, उस फिल्म में से एक हिस्सा उठाया, उसको देखा और आपको बता दिया। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं ये। तो आगे रहा कहते हैं आप तीनों ने पिछले कई जन्मों में एक साथ काम किया है। हर जन्म में आपके रिश्ते अलग अलग थे। एक तरह से आप तीनों एक दूसरे के गुरु या टीचर रह चुके हो। आपके काम में हीलिंग करना यानी इलाज करना और धरती की ऊर्जाओं को समझना तथा उसका उपयोग करना और अलग अलग सभ्यता की सहायता करना शामिल था, जैसे कि हम कर रहे हैं। इससे अधिक जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो इन्होंने बोला ना, इन्होंने कहा कि डॉन, कार्ला और जिम,
ये जो तीनों लोग इसमें शामिल थे इस काम में, ये लोग वास्तविकता में पहले के जन्म में या पहले के जन्मों में कभी ना कभी एक दूसरे के गुरु या टीचर रहे थे, और तीनों ने मिलकर किसी ना किसी जन्म में दूसरी सभ्यताओं की भी मदद की। अब वो सभ्यताएं हो सकती है इसी धरती की हो सकता है किसी और ग्रह की हो। तो इन लोगों का यही काम है, दूसरे ग्रहों पे जाना और इस तरीके से दूसरों की मदद करना। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, आपने जो हीलिंग या फिर इलाज का अभ्यास हमें दिया था, उनमें से हम इस समय किस अभ्यास पर ज़्यादा ध्यान दें जो हमें समझ आए? तो रा कहते हैं, हम दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमारा निर्णय मांग रहे हैं। यदि हम ये जानकारी आपको देंगे तो इससे आपका भविष्य प्रभावित होगा और आपकी आज़ादी का उल्लंघन होगा। हम आपको भूतकाल यानी पास्ट की ही कुछ जानकारियां दे सकते हैं। हम यहाँ सीखने और सिखाने आए हैं, मार्गदर्शन करने नहीं। इसके बजाय हम आपको वो तरीका बता सकते हैं कि हमने जिस क्रम में आपको अभ्यास बताया है उसी क्रम में आप उसका इस्तेमाल करें। यही सही तरीका है ताकि नींव अच्छे तरीके से बन सके। चेतना का विस्तार करना सरल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप एक चीज़ मतलब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई आपको ये कह रहा है ना भविष्य में ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे, तब भी आपकी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि कोई आपको किसी दिशा में धकेलने की कोशिश कर रहा है या आपको किसी दिशा में खींच के लेके जा रहा है। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो वो आपकी आज़ादी का उल्लंघन कर रहा है। और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम तुम्हें केवल तरीका बता सकते हैं, करना तो तुम्हें ही है, और वो भी तुम्हारी इच्छा के हिसाब से है। करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है भाई। ये तीसरी घनत्वता है, सतयुग चाहिए होगा तो तुम खुद ले लेना, हमें नहीं पता, हम तो अपना निकल गए आगे जैसे जैसे करते करते। और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं चेतना का विस्तार यानी कॉन्शियसनेस की बात हो रही है कि रचयिता की बनाई हुई कॉन्शियसनेस के अंदर ये सारी जो मतलब जानकारियां हैं इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, ये काम इतना आसान नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, जिस तरह किसी भी ग्रह की आबादी का विकास या कह लीजिए इवोल्यूशन मैंने समझा है कि वो कुछ निश्चित समय लेती हैं, इसमें साधारण तरीके से देखा जाए तो 25,000 के 3 चक्रों में बांट सकते हैं, जो कि अंत में 75,000 साल बनते हैं। हर 75,000 साल के अंत में धरती खुद भी प्रगति करती है। ऐसा क्यों होता है और ये कहाँ से शुरू हुई? तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है ना इस सवाल के अंदर, वो कह रहे हैं कि जो युग होते हैं ना वो 3 भागों में बटे हुए हैं, 25,000 साल के 3, और अब जो चल रहा है वो 25,000 का आखिरी वाला है, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी वाला, मतलब 75,000 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस वजह से डॉन को जानने की इच्छा ज़्यादा थी कि भाई अब जब हम बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं तो अब क्या क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या होने वाला है। तो इच्छा इसकी बहुत थी, परंतु रा समझा देंगे। तो दोस्तों रा कहते हैं, आप ये कल्पना कीजिए कि ये जो रचयिता की बनाई हुई 4 ऊर्जाएं होती हैं वो कुछ ऐसे ग्रह के चारों ओर चलती हैं कि ग्रह के चारों तरफ एक ऊर्जा का गुब्बारा या ऑरा बनाती हैं। इसका नियंत्रण शनि ग्रह की काउंसिल करती है। यह जब प्रवाहित होती है तो एक तरह की लय बनाती है और बिल्कुल एक घड़ी की तरह कार्य करती है। तो दोस्तों ये इस बात को समझने के लिए ना आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमें भी समझ नहीं आई थी, हमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी इसको समझने के लिए। तो उन्होंने कहा आप कल्पना कीजिए कि ये जो रचयिता की बनाई हुई 4 ऊर्जाएं होती हैं वो कुछ ऐसे ग्रह के चारों ओर चलती हैं कि ग्रह के चारों तरफ एक ऊर्जा का गुब्बारा या ऑरा बनाती है। दोस्तों आपको याद होगा पहले के कुछ सत्रों में रा ने कहा था कि एक क्वारंटीन लगा रखी है हम लोगों ने बाहर से, ठीक है। क्वारंटीन को आप हिंदी में लक्ष्मण रेखा मान लो कि भाभी कुछ भी हो जाए इससे बाहर मत आना, मैं ये लगा के जा रहा हूँ, तब तक भैया के पास जाता हूँ मैं। तो इसको समझने के लिए ना आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि भाई कैसे चलती है ये ना कुछ इस प्रकार की होती है जैसे अभी आप अपनी आंख के सामने देख रहे हो ना, ये आप ये देखो बीच में घड़ी सी है, यहाँ पे ये एक घड़ी बीच में है यहाँ पे, और इधर आपको एक पोल दिख रहा है, इधर है आपका नॉर्थ को बोलते हैं हम लोग उत्तरी, और नीचे है दक्षिणी। तो ये जो बीच में ये जो लाइन सी निकल के जा रही है ना, ये सीधी सी एक लाइन सी निकल के इसके बीच में से जा रही है, ये होती है जिसके ऊपर पूरी धरती टिकी होती है। मतलब
धरती ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी इस दिशा में, या इस दिशा में कह लो, या इस दिशा में, ऐसे घूमती रहेगी गोल गोल, अपनी जगह पे गोल 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 घूमती रहेगी। और इसके चारों ओर ये जो ऊर्जाएं बनी हुई है ना, ये चारों, ये जितनी ऊर्जाएं बनी हुई है ना, ये चार चीज़ों की मिलके बनती हैं। पहली होती है ठहरा हुआ चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसी के अंदर होगी ये ठहरा हुआ, ये ठहरी हुई ऊर्जा होती है, कांपती रहेगी धीरे धीरे, कांपती नहीं है ये, मतलब ठहरी हुई होती है। जैसे मान लो किसी चीज़ में ठहराव लाना होता है ना, तो जैसे हम भी चलते 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 रुक गए तो ठहराव आ गया, तो वो जो ठहराव है ना कि ये अपनी जगह पर टिकी रहे बस, जहाँ पर है, मतलब अपने सौर मंडल के अंदर जहाँ पे ये है ना, इसका ऑर्बिट होता है पूरा, इसके जिसके जो इसके आसपास पूरा बना होता है, उस पर चलती रहती है, घूमते 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 चलती रहेगी। तो एक तो इसके ठहराव के लिए होता है ठहरा हुआ चुंबकीय क्षेत्र, फिर दूसरा होता है ठहरा हुआ विद्युत क्षेत्र। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो करंट आता है ना हमारे घरों के अंदर, इस तरीके का होता है कुछ। तो वो भी उसके काम ही आता है कि ये ठहरी रहे, इसकी वजह से एक ही जगह पे रहे पर ठहरी रहे, ये घूमती रहे, घूम उसी ऊर्जा की वजह से ना ये घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती है, इसी विद्युत ऊर्जा की तरह। क्योंकि अगर यदि आपने कभी देखा हो, आप आपके घर के ऊपर से ना हाई टेंशन वायर जा रही हो, मतलब बहुत तेज़ी से करंट की तार जा रही हो, उसके नीचे खड़े हो जाओ तो ऐसे आवाज़ आती रहेगी उसके अंदर से, ज़्ज़ करके आवाज़ आती है उसके अंदर से। तो वो ठहरी हुई होती है लेकिन ऐसे कांपती रहेगी अपनी जगह, ज़्ज़ करती रहेगी, लेकिन ये ठहराव के लिए। ठीक है। तीसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या कह लो विद्युत चुंबकीय लहर। अभी जो विद्युत चुंबकीय लहर होती है ना, ये सूरज की वजह से, मतलब हालांकि ये सारी की सारी लगाई हुई होती हैं, लेकिन सूरज की वजह से एक लहर सी बनती है। तो वो इस तरीके से होती है कि जैसे इस, अब आप इस इमेज को देखना, यहाँ से सूरज की ना रोशनी आ रही है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होगे कि यार सूरज इतनी गर्मी करता है और रोशनी करता है, भाई क्या है चक्कर, ऐसे क्यों है कि गर्मी हुए चली जा रही है, हुए चली जा रही है, सर्दियों के दिन आ गए तब भी गर्मी मतलब है। इस टाइम पे तो हमारी कुड़की जम जाती थी, आधा दिसंबर निकल गया, ये हो गया वो हो गया, पर कुड़की जम जाती थी। पर क्या होता है कि सूरज की रोशनी, सूरज के अंदर का जो वो है ना एनवायरनमेंट, अंदर का जो माहौल है वो ठंडा है, सूरज गर्मी नहीं फेंकता है। ये सबसे अचंभे की बात हमें भी लगी थी। हमने एक किताब पढ़ी थी सॉसर स्पीक, उसके अंदर महासंघ के लोगों ने ये बोला था कि ये जो सूरज है ना तुम्हारा, तुम्हें लगता है कि ये गर्म है, ये गर्म नहीं है, अंदर से ठंडा है, बहुत ही ठंडा, एक्सट्रीम कोल्ड। इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ठंडा होता है। ये केवल रोशनी फेंकता है, और जो रोशनी फेंकता है ना वो एक ही वेवलेंथ की होती है, मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहे, नहीं, ये सीधी चलेगी, बिल्कुल सीधी, सबके ऊपर बराबर ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे के ग्रह होंगे उनके ऊपर कम पड़ेगी, या इसके आगे के ग्रह होंगे उनके कम पड़ेगी, कम नहीं, बराबरी पे एकदम सब कुछ। तो ऐसे पड़ती है इसके ऊपर। तो आप यहाँ देख रहे होगे जब जो भी, मतलब जब ये घूमती है, अभी यहाँ पीछे की तरफ अंधेरा है, सीधे हाथ पे पूरा अंधेरा है, इस तरफ पूरी रोशनी है। तो होता क्या है कि जब ये सूरज इसके ऊपर पड़ रहा होता है ना, तो जितने हिस्से पे ये सूरज पड़ रहा है वहाँ पे तो रहेगा दिन, और जहाँ पे नहीं पड़ रहा है वहाँ रहेगी रात, क्योंकि पीछे का हिस्सा है, छुपा हुआ है, पता नहीं है। तो ये जब पड़ रही होती है ना इसके ऊपर, जैसे कि आपने उस इमेज में देखा था कि इसकी इस तरफ पूरी ये बनी होती है ना, धरती के चारों तरफ ये बनी होती है। तो ये जो बनी होती है ना, इसका काम ये होता है कि सूरज की जो रोशनी आ रही है ना तेजी से, ये पूरी की पूरी अंदर ना जाने दो, क्योंकि अगर ये पूरी अंदर आ गई तो सारे ही जल के मर जाएंगे इसके अंदर जितने भी हैं, क्योंकि इतनी तीखी और इतनी इतनी तीखी होती है ना कि मतलब अगर रेडिएशंस होती हैं, रेज होती हैं, अल्फा गामा अलग अलग तरीके की रेज होती हैं। अब मैं उसके अंदर साइंस के अंदर नहीं घुसना चाहते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका, आपके समझाने के लिए बहुत है ये, कि यहाँ पे ये पूरी की पूरी बनी होती है, तो ये ना इसको ऐसे बहा के दूसरी तरफ ले जाती है, ऐसे करके जितने की ज़रूरत है बस उतनी ही रखती है अपने पास। और बाकी आप देख रहे हो ना ये लहर बन रही है राइट साइड में, ये पूरी लहर बन रही है, इधर भी देखो दीपक के जैसा ये बन गया इधर, ये पूरा एरिया, और इधर से पूरी लहर बनी बनी चली जा रही है, और इधर से ये इसको रोकती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना देखते हैं। चौथी वाली एक और होती है जो कि सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ना हो तो ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ की रचना नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसे बोलते हैं कांपता हुआ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। कांपता हुआ का मतलब हो गया कि ये जैसे आपने इसमें देखा था ना,
ऐसे। इसमें देखा था ना, तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं ना, ये जितनी भी चीज़ें, जितनी ऊर्जाएं इसके आसपास लगाई होती है, उसकी वजह से ये धरती कांपती रहती है, हमेशा कंपन में रहती है अपनी, कांपती रहेगी हमेशा। और उस कंपन, इसकी जो कंपनता है वो एक एक पेड़, एक एक पौधे, एक एक व्यक्ति, एक एक जानवर, आप जो चीज सोच सकते हो धरती के ऊपर ना, उसके अंदर वो कंपनता होती है। यदि धरती की कंपनता बढ़ी तो लोगों की भी कंपनता बढ़ेगी। यदि धरती की कंपनता कम हुई तो लोगों की भी कंपनता कम होगी। हर चीज की कंपनता कम होगी। कंपनता कम हुई तो जितने भी पेड़ पौधे जानवर हैं धीरे धीरे या तो मर जाएंगे, अगर कंपनता तेज हुई तो भी मर जाएंगे जरूरत से ज्यादा। तो ये जो होती है ना, घड़ी का काम करती है। ठीक है, घड़ी का काम कर रही है। अब आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे घड़ी की तरह काम करती है। तो आगे देखते हैं रा क्या कहते हैं। हालांकि आपको वो भी दिखाना था हमने कि जैसे बताया था ना कि लक्ष्मण रेखा सी बना रखी है, तो वो बाहर से देखने में इस तरीके की लगती है वो क्वारंटीन, देखना। इसको हम बड़ा करके देखते हैं। ये देख रहे हो आप, ये धरती अंदर है, अंदर है, लेकिन सारी ऊर्जाएं इसके आसपास लगी हुई हैं, यहाँ ऊपर की तरफ है सारी। इसलिए जब भी नीचे से कोई रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो जब इसको भेदते हुए निकलता है बाहर, तो वो रॉकेट अगर इसको ठीक से भेद गया तो ठीक है, वरना अंदर ही जल के मर जाएगा, वो फट जाएगा पूरा का पूरा रॉकेट। परंतु वही है कि रॉकेट को इतनी स्पीड से निकालो कि इससे बाहर ही निकल जाए वो। लेकिन वो तब भी उसके आस, तभी आपने देखा होगा कि रॉकेट का लॉन्च दिखाते हैं ना, रॉकेट लॉन्च इससे निकलते स्टेजेस में निकलता है। पहले नीचे का हिस्सा छोड़ेगा, इसके अंदर घुसता है, जलता हुआ जाता है, फिर नीचे का हिस्सा छोड़ता है, नीचे का हिस्सा छोड़ता है, बाहर जाते ही सारे हिस्से छोड़ देता है, क्योंकि बाहर जाते ही कोई भी फील्ड नहीं है, सब कुछ ऐसा ही है। तो हल्का सा उसे वैसे पीछे से धक्का मिल रहा होता है तो ऑटोमेटिकली तेजी से निकल के आगे निकल जाता है, तेजी से स्पीड में निकलेगा फिर वो। और ये जो ऊर्जा है ना, ये ही इसकी लक्ष्मण रेखा है, ये ही वो क्वारंटीन है जिसके बारे में बोल रहे हैं कि ये महासंघ ने लगा रखी है। और इसको मैनेज कौन करता है, इसका जो करता धरता कौन है, वो है सूरज। ठीक है, तो वो आगे बोलते हैं, तो कहते हैं इसका नियंत्रण शनि ग्रह की काउंसिल करती है। कह रहे जब ये प्रवाहित होती है तो एक तरीके की लय बनाती है और बिल्कुल एक घड़ी की तरह कार्य करती है। तो घड़ी की तरह कार्य करने का मतलब है कि जैसे जैसे ये सूरज की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ये अपनी रोशनी तेज करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। तो ये जो इस वाली इमेज में है ना, ये वाली में, तो ये जो बीच में ये जो लाइन होती है ना इसके, ये पूरी डॉट 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 लगे हुए हैं यहाँ पे बीच में, ये टक 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 करके लगे हुए हैं ना, ये धीरे धीरे टिल्ट होना शुरू होते हैं। मतलब आगे की तरफ, जहाँ अगर सूरज उल्टे हाथ पे हुआ तो यहाँ से सूरज पड़ेगा, तो पड़ेगा तो इस पे भी पड़ेगा। तो ये इसको धीरे 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 झुकाते जाते, झुकाते जाते, झुकाते जाते। पर वो घड़ी इतने हिसाब से चल रही होती है ना, ऐसे चल रही होती है। इस जैसे इन्होंने कहा ना कि उसकी एक अपनी लय होती है, मतलब टक 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 ऐसे करके इसकी लय होती है। ये धीरे 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 करके ऐसे आगे की तरफ चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो फिर आगे वो कहते हैं कि घड़ी की तरह कार्य करती है। बहुत सही। फिर कहते हैं पहले चक्र में इन ऊर्जाओं का एक स्तर होता है, यानी कि यह उतने समय में वह निश्चित दूरी तय करती हैं। निश्चित समय में मतलब यदि आप इस घड़ी को 3 भागों में बांट दो। आप ये सारा कुछ ऐसे सोचो कि सब कुछ सीधा है, अभी टेढ़ा नहीं है, सब कुछ सीधा है। तो जब युग की शुरुआत होगी तो ये सब कुछ सीधा रहेगा। और जैसे जैसे युग, जैसे इन्होंने बताया कि 75, अभी आगे बताएंगे वो कि ये मतलब 75,000 साल की होती है तो किस तरीके से होती है, फिर 25,000 साल की 3 होती है युग जो होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये धीरे 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 जो है ना, ये आगे झुकने लग जाती है। जब इसका युग होता है ना, 25,000 साल का युग होता है एक, तो एक युग जब पूरा कंप्लीट करेगी तो ऐसे झुकती चली जाएगी, झुकती चली जाएगी, झुकती चली जाएगी, झुकती चली जाएगी। तो फिर वो आगे कहते हैं कि उतने समय में इस ग्रह की सारी इकाइयां, यानी जितने भी लोग होंगे, जानवर, पेड़ पौधे, सब अपना अपना अनुभव ले रहे होते हैं। सब इसी के अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। कोई यहाँ जा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घर में खाना बना रहा है, कोई किसी को छोले भटूरे खाने हैं, किसी को छोले कुलचे खाने। ये सारे अनुभव से चल रहे होते हैं सबके। कोई टीवी देख रहा है, कोई फ़ोन के अंदर ही घुसा पड़ा है, मुंडी नीचे, जबकि कहानी चल रही है ऊपर।
तो सारे के सारे उसी के अंदर वो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो फिर वो आगे कहते हैं सारे लोग अलग अलग चीज़ों का अनुभव ले रहे होते हैं तथा उन चक्रों की समय सारणी यानी स्केड्यूल, मतलब ये इसका जो समय सारणी होती है ना, जैसे कि भाई मतलब हमारे घड़ी भी अगर चलेगी तो क्या चलेगी, मान लो अगर 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 से 1 पे आएगी, 1 से फिर 2 पे आएगी, 2 से फिर 3 पे आएगी। तो आप 12 से 3 का एक युग मान के चलना, ऐसे सोच के चलना, 12 से पहले 1 पे जाएगी, 1 से फिर दूसरे पे जाएगी, दूसरे से फिर तीसरे पे जाएगी, तो ये हो गया एक युग इसका पूरा। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि यार एक युग, लेकिन और भी तो पीछे के युग रहे हैं, वो बात भी आएगी अभी आगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको समझा रहे हैं, बताने के लिए कि ये, हाँ, ये इस तरीके से काम करती है। ठीक है। तो फिर वो क्या आगे कहते हैं, इन चक्रों का समय उस बुद्धिमान ऊर्जा का अंश होता है, मतलब रचयिता के दिमाग से ही निकल रही होती है सारी की सारी ऊर्जाएं। ये सारा जो पूरा ब्रह्मांड है, जैसे रा ने सबसे पहले बोला था कि तुम तो नाचती हुई सोच हो, मतलब तुम सारी ये जितनी भी चीजें कर रहे हो ना, ये सारे उस अनंत रचयिता की सोच के अंदर चल रहा है। अभी आगे देखना, राजा के कह देंगे तुम एक सपने के अंदर जी रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है, ऐसे करके बता देंगे अभी सबको। तो कह रहे कि ये ना उस अनंत ऊर्जा का एक बुद्धिमान ऊर्जा, बुद्धिमान का मतलब इसके अंदर भी अपनी बुद्धिमानिता होती है, इसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, सारा कुछ होता है, ये अपनी इच्छा से चलती है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी पड़ती जाएगी ना इसके ऊपर, इसकी इच्छाएं उतनी उत्तीर्ण होती चली जाएंगी, उतनी खुश होती चली जाती है ये भी। और आप अगर आप नोटिस करो तो पेड़ पौधे उग नहीं सकते अगर ये सूरज की ऊर्जा ना पहुंचे, उग ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो भी उग रहे होते हैं ना तो खुशी से, आ सूरज की रोशनी मिली, मज़ा आ गया। हम लोग भी अंधेरे में अगर हमें छोड़ दिया जाए और सूरज ना मिले तो हमारी हालत ख़राब हो जाए, परंतु जैसे ही सूरज सुबह निकलता है, ओहो, हम लोग कितने खुश हो जाते हैं कि सुबह हो गई, मज़ा आ गया जी, चलो सूरज के सामने बैठते हैं। थोड़ा सर्दियों के दिनों में तो और मज़ा आता है, ले चटाई और बैठ जाए पार्क के अंदर या बाहर, और घर से लाई मूंगफली और दे तोड़ मूंगफली और मुंह के अंदर, ये तोड़ी मूंगफली और मुंह के अंदर, और ये पता नहीं कहानी ऊपर चल रही है, इस तरीके से चल रही है। पर खैर, अब नहीं पता तो, अब तब तक नहीं पता था, अब तो पता है ना, कोई बात नहीं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, यही है हमारा काम। तो फिर वो आगे कहते हैं, ये बुद्धिमान ऊर्जा एक तरह की घड़ी का कार्य करती है। ये चक्र ऐसे चलती है जैसे कि हमारी घड़ी में हर घंटे एक आवाज़ स्ट्राइक आती है, कि मतलब जैसे बोला ना, टंग टंग, तो जैसे घड़ी की आवाज़ होती है ना, ये जैसे जैसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, इसकी आवाज़ होती है, और आवाज़ की अपनी लय होती है, कि जैसे अगर टंग, तो इसकी एक लय है अपनी, इस तरीके से चलती है ये। फिर वो कहते हैं इसका हर स्ट्राइक एक चक्र के अंत होने का संदेश देता है, या कह रहे हैं संकेत देता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जब भी ये एक टंग करके पड़ेगी ना, तो उन्हें पता चल जाता है, काउंसिल को, मतलब जो महासंघ है, उन्हें पता चल जाता है अब धरती यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है, इतने अनुभव हो चुके हैं, और अब ये यहाँ से यहाँ तक आगे पहुँच चुकी है। यदि हम इससे देखें तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, इससे देखें तो उन्हें पता चल जाता है, इसने 1 घंटी अगर आगे की तो टंग इतनी आगे निकल गई, छोटी सी, फिर अगली हुई तो टंग इतनी छोटी सी आगे निकल गई। तो ऐसे करते करते, मतलब एक जो हमने गलती की ना, वो ये की कि हमने ये कहा आपको कि 12 से लेके 15 तक का, मतलब 12 से लेके 3 बजे तक का आप एक युग मान लो। आप एक युग नहीं, आप इसके अंदर 3 युग मानो, 3 युग। पहला युग जो होगा वो 12 से लेके 1 बजे तक का चलेगा, फिर जो दूसरा युग होगा वो 1 बजे से लेके 2 बजे तक का चलेगा, फिर जो तीसरा युग होगा वो 2 बजे से लेके 3 बजे तक का चलेगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लें तो ठीक ही है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम करेंगे तो आप शायद खो जाओ इसके अंदर, क्योंकि हमें तो समझ में आ चुका है, अब हम तो आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं ये जो घड़ी है ना, ये अंत होने का, मतलब अंत तक होने का एक संकेत सा दे देती है हमें। तो खैर, अगला सवाल फिर डॉन करते हैं। डॉन कहते हैं सबसे पहला और प्राचीन इकाई कौन था, उसका आरंभ कहाँ से हुआ, वो इसके पहले कहाँ रहते थे। मतलब डॉन ये जानना चाहते हैं कि भाई हमसे पहले कौन था इस धरती के ऊपर, ये तो बताओ, और वो आए कहाँ से, ये भी बताओ हमें,
और इससे पहले कहाँ रहा करते थे ये भी बताओ हमें। तो रा कहते हैं सबसे पहली इकाई इस ग्रह पर पानी, आग, हवा और मिट्टी थी। मतलब सबसे पहले लोग जो इस धरती के ऊपर थे, ये लोग ही बोलेंगे हम, या आपको लगता होगा कि कहते जिंदा नहीं है? जिंदा है सारी चीजें। पानी भी जिंदा है आपका, आग भी जिंदा है आपकी, हवा भी जिंदा है, और ये जो मिट्टी के कण है ना, ये भी जिंदा हैं। एक एक चीज अभी आपको पता चलेगा कैसे जिंदा है, सारा कुछ बताएंगे आपको। आपको जो ये एक का ज्ञान है ना, आप देखना क्या बनाएगा आपको। तो खैर, फिर डॉन कहते हैं पहला इंसान जो कि हमारे जैसा दिखता हो वो कहाँ से आया था, उसका विकास कैसे हुआ था। तो रा कहते हैं अच्छा, तो आप तीसरी घनत्वता की बात कर रहे हो कि अब तुम्हारे जैसे दिखने वाले। तो आगे कहते हैं सबसे पहले जो यहाँ आए थे उन्हें आपके सौरमंडल के ही एक ग्रह से लाया गया था, जिसे आप मंगल ग्रह कहते हैं। तो कहने का मतलब है जो लोग इस ग्रह पे सबसे पहले आए हैं ना, वो मंगल ग्रह से आए हैं। ठीक है। तो फिर वो कहते हैं इस ग्रह की तीसरी घनत्वता के प्राणियों के रहने लायक नहीं रहा था। मतलब वो हुआ ही कुछ ऐसा वहां पे कि वो मतलब जो ग्रह था उस पे लोग रह ही नहीं पाए, उन्होंने अपना पूरा का पूरा कुछ किया। तो आगे वो बोलते हैं पहली इकाई इस प्रकार से ये प्रजाति थी जिसे संरक्षकों यानी गार्जियंस के द्वारा बदलाव करके बनाया गया ताकि वो लोग यहाँ रह सके। तो यहाँ पे पता है वो क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको जब वहाँ से यहाँ लाया गया ना, तो हमने उनके मतलब जो गार्जियंस हैं, जो 24 गार्जियंस हैं ना, इन्होंने बताया, अभी शायद आगे बताएंगे। 24 गार्जियंस होते हैं, मतलब 24 अभिभावक होते हैं जो कि रक्षा करते हैं एक ग्रह की। ठीक है। तो इनका काम होता है कि हम इस ग्रह की रक्षा करेंगे, और रक्षा करने ये जो रक्षक होते हैं ना, ये इतने हाईली एडवांस होते हैं, इतने एडवांस होते हैं कि ये जब मंगल ग्रह से यहाँ वहाँ से यहाँ पर लोगों को लाए तो उनका डीएनए चेंज किया। डीएनए तो अब आप जानते ही होंगे, अब वो डीएनए की पढ़ाई तो हम यहाँ पे, वरना बायोलॉजी केमिस्ट्री सारी किताबें खुल जाएंगी, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर घुसने का। डीएनए आपको पता है उतना बहुत है। कहते तो हमने तो समय के जो वो थे, अभिभावक थे, संरक्षक थे, उन्होंने उनके डीएनए में चेंज किया और उनको यहाँ पर ले आए। तो डॉन पूछते हैं अगला सवाल, वो कौन सी प्रजाति थी और वो लोग मंगल ग्रह से यहाँ आए तो आए कैसे? तो रा कहते ये प्रजाति मंगल ग्रह के लोग थे जिनके जीन्स में संरक्षकों द्वारा फेरबदल किया गया था। मतलब उनके, ये मंगल ग्रह पे रहते थे, उनके जो डीएनए थे उसमें फेरबदल किया गया ताकि वो यहाँ जीवित रह सके। मतलब इस धरती के मतलब अब वो मंगल ग्रह का अलग भाई वो है वायुमंडल, यहाँ का अलग वायुमंडल है। तो यहाँ के वायुमंडल के हिसाब से, वायुमंडल मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उसके अंदर उसके डीएनए का चेंज किया, फिर उनको यहाँ पर रखा, वरना तो वो मरी, वो जिंदा ही नहीं रह पाते यहाँ पर। तो फिर वो कहते इन्हें संभाल कर रखा गया था तथा इन्हें गैर प्रजनन तरीकों से बनाया गया था। कह रहे थे कि जैसे तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना, पहली बात तो उन्होंने ये बोली कि इनको संभाल के रखा गया था, मतलब संभाल के रखा गया, और उसके बाद गैर प्रजनन तरीकों से बनाया गया, यानी कि भाई ये जो है ना, इनको इनका वैसा रिप्रोडक्टिव मतलब वो नहीं था सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं प्रेम क्रिया कहते हैं, या कह लो प्रेम मिलन की क्रिया कहते हैं, उस तरीके से नहीं किया, यह अलग तरीका था कुछ करने का। तो फिर वो आगे कहते हैं उन्होंने उनके शरीर को बनाने के लिए पृथ्वी की सामग्री का उपयोग किया और उन शरीरों में उनकी आत्मा को डाला और अनुवंशिक यानी जेनेटिक बदलाव कर दिया गया। तो सोच लो दोस्तों, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, इतनी एडवांस्ड सभ्यता, ये जो गार्जियंस थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी धरती की मिट्टी का इस्तेमाल किया, उनको शारीरिक रूप दिया, शारीरिक रूप देकर और फिर उनके अंदर आत्माओं को डाला कि अब इन आत्माओं को इनके अंदर डालो और इनके अंदर जो इनका डीएनए उसके अंदर बदलाव कर दो ताकि ये यहाँ पे जी सके, क्योंकि उनके तीसरी घनत्वता के अनुभव चल रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ वहाँ मंगल ग्रह पे, अभी हम आगे देखते हैं। तो आप ये सोच लो कि मतलब अलग ही लेवल की कहानी है, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे थे कि हाँ बस जी ऐसी बंदरों से उठ के आ गए सारे के सारे, ना जी ना, सारे वानरों से नहीं आए हैं, कहानी यहाँ पर है। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि संरक्षकों ने उन प्रजाति या स्थानांतरण यहाँ तब किया जब वे लोग मंगल ग्रह पर शारीरिक रूप से मर चुके थे, क्या ये सही है?
तो कह रहे कि इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये काम आपने तब किया, इनको वहां से उठा के यहाँ तब लाए जब ये मर चुके थे वहां पे। तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं यानी संरक्षकों ने यह काम एक के कानून को समझ के ही किया था। क्या आप बता सकते हैं कि इन्होंने इस प्रक्रिया में एक के कानून को कैसे लागू किया? मतलब कि इसके लिए कि एक का ये जो तरीका है, या कह लो एक का जो ज्ञान है या एक का कानून है, इसका कैसे इस्तेमाल किया? तो रा कहते हैं संरक्षकों ने एक के कानून को नाम दिया था संरक्षकों का ज्ञान लाना। मतलब इस केस में पहले इसको पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूं आपको आगे। कहते संरक्षकों ने एक के कानून का नाम दिया था संरक्षकों का ज्ञान लाना, तथा इसका इस्तेमाल करते हुए वे लोग मंगल ग्रह के लोगों के साथ घुलने मिलने लग गए थे तथा उनसे ज्ञान साझा करने लगे थे। एक का कानून को लागू करने के लिए उस समय संरक्षकों ने उस ग्रह की प्रजातियों के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु वहां एक का ज्ञान ठीक से लागू नहीं हो सका। उन्होंने इस प्रजाति को पृथ्वी पर लाना ही बेहतर समझा तथा सबसे पहले पृथ्वी पर क्वारंटीन, जो अभी आपने देखी थी ना क्वारंटीन, कहते वो लगाई ताकि उनकी आज़ादी का और उल्लंघन ना हो सके, क्योंकि उन्हें लगा कि मंगल ग्रह के लोगों की आज़ादी का पूरा उल्लंघन हो चुका था। ये काफ़ी उल्लंघन यहाँ पे लिखा है, काफ़ी नहीं है, ये पूरा ही उल्लंघन हुआ था इनकी आज़ादी का। तो हुआ क्या था उस टाइम पर ये हुआ था, ये जो 24 जो वो है ना संरक्षक होते हैं, जो रक्षक होते हैं एक ग्रह के कि नहीं, एक ये पूरे सौर मंडल के रक्षक होते हैं। मतलब जितने ग्रह होंगे ना सूरज के आसपास सबके रक्षक होंगे ये। तो इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पर इन लोगों ने डायरेक्टली जाके उन लोगों से घुलने मिलने लग गए, उन्हें एक का ज्ञान दिया और वहां से चले गए। उन्हें कहा कि भाई देखो ये एक का ज्ञान है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ये करना है, वो करना है। तो धीरे धीरे कुछ हुआ, और जो हुआ उसकी वजह से इस एक के ज्ञान के अंदर तोड़ मरोड़ होने लगी। किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ समझा, किसी ने कैसे समझा, समझ के जैसे जैसे होता गया ये पूरा ही किसी ने कुछ ऐसा किया कि ये एक का ज्ञान नहीं रहा, इसके अंदर की सारी चीज़ें उल्टी हो गई। और जैसी चीज़ें उल्टी हुई उसके बाद उन्होंने अपना पूरे ग्रह का जो वायुमंडल था ऐसा कर लिया कि जिंदा ही नहीं रह पाए उसके ऊपर और मर गए वहाँ पे। और जब वहाँ से मरे और उनकी आज़ादी का उल्लंघन हुआ, क्योंकि वो मरे इस वजह से क्योंकि उनकी आज़ादी का उल्लंघन हुआ था, उनको पता नहीं था कि उनकी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है, पर हो गया, मर गए सारे। और जब मरे फिर वहाँ से उठा के उनको इस ग्रह पर लाना पड़ा। और ये पूरा काम पूरे उन 24 क्या कहते हैं संरक्षकों ने किया। ऐसा नहीं है उन्होंने किया, पूरे के पूरे महासंघ ने मिलकर किया था ये वास्तविकता में। ये हम लोगों को ऐसे पता चला था कि हम लोगों ने ध्यान अवस्था में जाके जब इसको चेक किया ना, क्योंकि हमने इस किताब को ना अब ध्यान अवस्था में भी जाकर चेक किया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसी हवा में उठ के कुछ बात कर रहे हैं। तो खैर फिर डॉन कहते हैं क्या मंगल ग्रह के लोगों को पहले से ही एक के कानून का ज्ञान था? तो रा कहते हैं मंगल के ग्रह के लोग प्यार के कानून को सीखने का प्रयास कर रहे थे, या कह लो प्यार के तरीकों को सीखने का प्रयास कर रहे थे, जो कि एक के कानून की पहली सीख है। सबसे पहली सीख ये है कि प्रेम, पहले इसको सीखो, ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। तो फिर वो कहते हैं परंतु वो ये सब सीख नहीं पाए और उन्होंने अपने ग्रह का ऐसा हाल कर दिया कि वहां का वातावरण तीसरी घनत्वता के लिए लायक ही नहीं रहा। यह सब चक्र के पूरे होने के पहले ही हो गया था, इसलिए वो कटाई के लायक भी नहीं बन सके थे और अपने ही माया जाल में फंस कर रह गए। तो दोस्तों ये जो माया जाल का खेल है ना, अगर कोई माया जाल में फंस गया तो मजाल है वो निकल जाए उससे बाहर, मजाल है कि वो अपने सतयुगवती को मिल जाए, उसको सोचता ही रह जाएगा कि कहानियाँ ही सुनता रह जाएगा कि जी सतयुग आएगा सतयुग आएगा, वो सोचता ही रहेगा और माया जाल में फंसा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि भैया सतयुग लिया कैसे जाता है। सतयुग मिलता नहीं है, सतयुग लेना होता है। अभी आपको पता चलेगा कि आगे सतयुग लिया कैसे जाता है, कितनी मेहनत लगती है सतयुग लेने के लिए। तो फिर वो उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह पे उन्होंने अपना पूरा एनवायरनमेंट ख़राब कर दिया, कुछ ऐसा किया कि पूरा ही ताबड़तोड़ कर दिया वहाँ पे अच्छी तरीके से, और सारे के सारे अपने ही माया जाल में फंस गए। और फिर वहाँ से क्योंकि कटाई भी नहीं हो पाई, भाई समय ही नहीं पूरा हो पाया, बीच में ही अपने जो प्लानट है पूरा ही ख़राब कर दिया, पूरा ग्रह ख़राब कर दिया, इस वजह से उनको वहाँ से यहाँ लाना पड़ा। तो खैर फिर डॉन आगे कहते हैं मंगल ग्रह से हमारे ग्रह पर कितने वर्ष पहले ये स्थानांतरण हुआ था, मतलब कब लाए गए ये? तो रा कहते हैं आपके समय के अनुसार लगभग 75,000 साल पहले हुआ था ये। तो ये पूरी कहानी आज से 75,000 साल पहले हुई थी। तो डॉन हैरान हो जाते, कह रहे क्या
75,000 साल? तो रा कहते हैं हाँ लगभग यही है, 75,000 साल के करीब की लगा लो तुम। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, उनको पृथ्वी पर लाने से पहले भी यहाँ कोई और प्रजाति थी जिनके हमारे जैसे एक या दो हाथ पैर हुआ करते थे? तो रा कहते हैं आपके ग्रह में पिछले 40 लाख सालों में कुछ लोग आया तो करते थे घूमने फिरने के लिए कि देखें जरा इस ग्रह पे क्या चल रहा है, परंतु वो कहते हैं इन्होंने इस ग्रह के चक्र का कोई प्रभाव नहीं डाला। मतलब उन्होंने इसकी जो साइकिल चल रही थी उसके ऊपर कोई छेड़खानी नहीं की उन्होंने। अपना ग्रह तब तीसरी घनत्व का नहीं बना था, मतलब आपका ग्रह तब तीसरी घनत्वता का नहीं बना था, इसलिए वो यहाँ रुकते नहीं थे, ऐसे ही घूमने के लिए आ जाते थे कि चलो यार 40 लाख साल पहले की बात हो रही है ये। अभी तो देखना कितने लाखों साल पीछे लेके जाएंगे अभी हमें। कह रहे 40 लाख साल पहले लोग घूमने आया करते थे यहाँ पे, और एक हम है यहाँ से वहां जाने के लिए टिकट कटाओ और ये करो और वो करो और दुनिया भर के टंटे हमारी जिंदगी के अंदर। तो वो लोग घूमने के लिए आया करते। खैर जो भी है, अभी आगे देखते जाना क्या क्या होने वाला है। तो डॉन कहते हैं तो क्या 75,000 वर्ष पहले यहाँ यहाँ सिर्फ दूसरी घनत्वता की इकाई ही रहती थी? वो किस प्रकार की इकाई थी? मतलब तो इसका मतलब 75,000 साल पहले से, क्योंकि 75,000 साल पहले के बाद ही यहाँ पे इंसान की प्रजाति हुई है, उससे पहले तो कोई ना कोई तो होगा। तो डॉन को ये लगा कि इससे पहले कि भाई इसका मतलब कोई ना कोई दूसरी घनत्वता होगी, क्योंकि जितनी भी इंसान की प्रजाति और ये है ना, ये सारे के सारे तीसरी घनत्वता में आते हैं, और इसके अंदर भी स्तर होते हैं अलग अलग। अभी आपको पता चलेगा स्तर कैसे होते हैं। तो रा कहते हैं दूसरी घनत्वता काफी लंबे जीवन के पेड़ पौधे और जानवरों की थी जो कि चेतना की अलग अलग अवस्था में थे। मतलब उस समय पे दूसरी घनत्वता हुआ करती थी, यानी लंबे लंबे पेड़ पौधे और जानवर, अलग अलग तरीके के जानवर। जैसे हमें बताया था ना कि पहले डायनासोर थे, ये थे वो थे, तो वो उस जमाने में हुआ करते थे, अभी नहीं, उस जमाने में अलग अलग तरीके के जानवर हुआ करते थे। तो वो कहते कि लेकिन उनकी चेतना अलग अलग थी, मतलब उनका जो रूप स्वरूप और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी ना, वो सारी अलग अलग हुआ करती थी। जैसे आज हम भी तो देखते हैं, कोई शेर है, कोई चीता है, शेर चीते की फैमिली के अंदर ही एक अलग ही एक स्तर बना हुआ है। और हिरनों का देख लो, हिरनों का अलग बना हुआ है, बिल्लियों का देख लो, बिल्लियों का अलग बना हुआ है, कुत्तों का देख लो, कुत्तों का अलग बना हुआ है। इस तरीके से अगर आप किसी भी जानवर को देखोगे ना, उनके अंदर भी श्रेणियां सी बनी हुई हैं। तो ये सारा का सारा इसी तरीके से हुआ। तो खैर दोस्तों, यह सत्र काफ़ी लंबा जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसका बाकी जो हिस्सा है वो अगले भाग में करेंगे। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी और उसकी शक्ति और उसके प्रेम में और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु। धन्यवाद।